दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिमिनल लॉ का ये फर्स्ट वीडियो होगा और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्राइम और लॉ का नेचर क्या है, क्राइम को कैसे डिफाइन किया गया है, किस तरीके से आप समझेंगे कि आपको क्राइम को और क्रिमिनल ऑफेंसेस को, क्रिमिनल लॉ को समझने में काफ़ी आसानी होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं नेचर ऑफ क्राइम के साथ। नेचर ऑफ क्राइम को अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या जानना होगा कि लॉ क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ क्राइम को अगर जानना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहला चीज़ आ जाएगा कि लॉ क्या है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में और अदर सब्जेक्ट्स में ये जानते हैं कि द लॉ क्या है। लॉ इज़ ए कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन। ऑस्टिन का जो थियोरी है उससे अगर हम लोग चलते हैं तो, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली में वही चीज़ दिखता है कि सोवराइन के द्वारा कमांड दिया गया है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा गया लॉ का, द लॉ मे बी ऑफ ए सोवराइन और ऑफ पॉलिटिकल सुपीरियर्स टू द पॉलिटिकल इन्फीरियर्स। इमेजिन कीजिए कि एक सोसाइटी है, उसमें कुछ पॉलिटिकली सुपीरियर लोग होंगे, कुछ लोगों का जो सोचने की शक्ति होगी, राजनीतिक शक्ति होगी, राज करने की नीति जो होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी कुछ लोगों की अपेक्षा जो शासित होना चाहते हैं। कुछ समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग। ठीक है, तो ये जो सुपीरियर्स होंगे, चूँकि डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल सुपीरियर्स होंगे और पॉलिटिकली इन्फीरियर्स बोलेंगे हम लोग, और जो पॉलिटिकली सुपीरियर होंगे वो पॉलिटिकली इन्फीरियर के ऊपर सोवराइन होंगे, मतलब संप्रभु होंगे। और वो जो कमांड देंगे, ठीक है, वो लीगली बाइंडिंग होगा और वो बनाया गया होगा एक या तो लेजिस्लेशन के द्वारा, जैसे अभी हम लोग का पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है, और मतलब सोसाइटी के कुछ मेंबर्स के द्वारा भी ये हो सकता है कि जैसे पंचायत हैं तो पंचायत के जो हेड होते हैं, सोसाइटी के मेंबर्स जो होते हैं, उनको अपना चुनते हैं अथॉरिटी की, वो कुछ लॉ जो है इम्पोज करें तो हम लोग मानेंगे। बट हम लोग उसके डिग्री में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ही जानेंगे कि सोसाइटी से ही हम लोग चुनते हैं। सोसाइटी में ही जो लोग सोवराइन होते हैं, पॉलिटिकल सुपीरियर होते हैं, वो कमांड देते हैं और पॉलिटिकली इन्फीरियर जो है लीगली बाइंडिंग होते हैं उसको मानने के लिए, क्योंकि पहले तो उन्होंने खुद ही उसको सोवराइन माना है। ठीक है, तो लॉ को तो इतना समझने के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो लॉ को अगर समझ गए तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो लॉ नहीं माने, डिसओबीडियंस ऑफ लॉ, वो क्राइम होगा। यही होना चाहिए ना, कि जो मान के चलिए कि लॉ को ना माने, ठीक है, लॉ को जो ना मानेगा वो क्राइम कर रहा है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग और ध्यान से देखें तो अगर मान लीजिए कि सिविल लॉज, ठीक है, जैसे किसी ने कोई टैक्स नहीं पे करा तो वो उसको क्राइम बोलेंगे क्या? या फिर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपस में कोई एग्रीमेंट किया था, उसको परफॉर्म नहीं किया, वो ब्रीच कर दिया, उसको तोड़ दिया, ठीक है, तो क्या इसको क्राइम मानेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ धुंधला सा इमेज आ जा रहा है कि सिर्फ जो लॉ को डिसओबीडियंस कर रहा है उसको क्राइम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्राइम जो है, क्रिमिनल लॉ जो है वो सिविल से डिफरेंस है, और यही जो क्राइम का डेफिनेशन है, ये एग्जैक्टली यही डेफिनेशन जो है इसको मोरल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग सबसे डिफरेंट बनाता है। ठीक है, अगर इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप मोरल और सिविल रॉन्ग के बीच डेफिनेशन जो अंतर है उसको भी, डिफरेंस को अच्छे से समझ जाएंगे। तो क्राइम क्या है? इट मीन्स एन एक्ट विच बोथ फॉरबिडन बाय लॉ एंड रिवोल्टिंग टू द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले हम लोगों ने लॉ के बारे में जाना, तो लॉ को फॉरबिड करना तो क्राइम है, लेकिन सभी तरह के लॉ को फॉरबिड करना, जैसे आपने टैक्स नहीं भरा तो ये क्राइम नहीं हो सकता है, ये सिविल नेचर का हो जाएगा। तो सभी तरीके का लॉ, जैसे इनहेरिटेंस का कोई लॉज है, कोई दो जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो बताया गया है कि डिवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऐसे होना चाहिए,
वैसे ना करके कोई दूसरे तरीके से कोई कर ले रहा है तो वो तो क्राइम नहीं होगा ना। प्रैक्टिकली भी अगर देखें तो उसको क्राइम हम लोग नहीं बोलते हैं। तो क्या होना चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ होना चाहिए। और साथ में क्राइम अगर होना है किसी एक्ट को या ओमिशन को तो उसको मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को भी रिवोल्ट करना होगा। इट मीन्स कि दो चीज़ चाहिए क्राइम को कमिट होने के लिए, किसी एक्ट को क्राइम में बदलने के लिए। एक, लॉ के द्वारा फॉरबिड किया गया हो, दूसरा वो सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट्स को हैम्पर कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से क्राइम को आप समझ गए होंगे कि सिर्फ अगर लॉ को फॉरबिड करना अगर माने तो वो हम लोग सिविल लॉ में देखते हैं। और मतलब जो लॉ को तो वो बाईपास कर ही रहा है, फॉरबिड कर ही रहा है, लॉ मना कर रहा है वो चीज़ करने को, वो कर रहा है, या फिर लॉ बोल रहा है ये चीज़ करो, वो नहीं कर रहा है, एक्ट और ओमिशन। और साथ ही साथ मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को भी वो हैम्पर कर दे रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि किसी को डिफेम करना, ठीक है, किसी को डिफेम करना कानून मना करता है कि डिफेम मत कीजिए जैसे, और लेकिन साथ ही साथ वो सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करता है। अब डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो एग्जैक्टली ये क्रिमिनल रॉन्ग भी है, क्योंकि डिफेमेशन अगर कोई जैसे एमिनेंट पर्सन है, कोई एक अच्छे समाज के आइडियल हैं, उनको अगर कोई डिफेम कर दे रहा है तो समाज पे इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई लोग एमिनेंट अच्छा काम करने से फिर अच्छा नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसा है कुछ डिफेम करना, और जो सिर्फ फॉरबिडन बाय लॉ है। ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ मीन्स कि कोई लॉ कोई चीज़ बोल रहा है वो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं तो वो क्राइम नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ फॉरबिडन बाय लॉ को लेकर के चले तो ये काफ़ी नैरोअर टर्म हो जाएगा। भले ही हम लोग आईपीसी में पढ़ते हैं या बीएनएस में पढ़ते हैं कि जो कोई भी एक्ट जो इसके अंदर डिफाइन किया गया है और जो कोई भी पनिशमेंट उसके लिए इसके अंदर डिफाइन किया गया, बस वही आप किसी को दे सकते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा एक्ट, जैसे आगे हम लोग चलिए देखेंगे क्या कुछ क्राइम को अलग बनाता है। ठीक है, तो ज़्यादा ही इसमें डिफाइन कर दिया, लेकिन अब आप लोग समझेंगे कि पहले तो ये जानते हैं कि मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी क्या होता है। मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एक फ्लेक्सिबल टर्म है, ये चेंज होते रहता है टाइम के साथ, पब्लिक के ओपिनियन के साथ, सोसाइटी के नेसेसिटीज, सोसाइटी की आवश्यकताओं के अनुसार ये चेंज होते रहता है। और मोरल वैल्यूज जो हैं वो कंट्री टू कंट्री भी चेंज होते रहता है। तो एक तो फॉरबिडन बाय लॉ हो गया, वो स्टैटिक चीज़ है, उसको बिल्कुल साइड में रख दे कि लेजिस्लेचर या कोई भी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी ने कोई लॉ बनाया, उसको आप नहीं मान रहे तो उसको क्राइम नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि क्राइम एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। मेरी सिर्फ फॉरबिडन बाय लॉ कहना इसको उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है किसी सोसाइटी में, जैसे मान करके चलिए कि इंडिया में जो है एडल्ट्री जो है क्राइम है, एडल्ट्री आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं वेस्ट के कुछ कंट्री में आप चले जाइए तो वहाँ पे एडल्ट्री क्राइम नहीं है। तो ये वाला एग्जाम्पल जो है आप समझ सकते हैं इससे कि क्राइम को अगर आप सिर्फ उसमें सीमित करते हैं फॉरबिडन बाय लॉ में तो वो लिमिटेड नहीं है, वो चेंज होता है, चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे सती प्रथा आप लोग एक जानते होंगे, ठीक है, जिसमें बर्निंग ऑफ ए मैरिड वुमेन ऑन द फर्नेल ऑफ पेरी ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड मरते हैं उस टाइम पे उसको भी साथ में बर्न कर दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। तो ये जो है जैसे ही इसके लिए कोई एक्ट आया, जैसे ही इसको सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज़ किया कि नहीं ये गलत है टाइम के अकॉर्डिंग, और पब्लिक के ओपिनियंस बदले इसके लिए, तो ये चेंज हो गया। तो हमारा जो लॉ है वो भी बेस्ड है किस पे, मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी पे। सोसाइटी का मोरल्स आज अगर ये है, सोसाइटी की भावना आज अगर ये है, तो लॉ कुछ वैसा ही बनाइए ताकि सोसाइटी पे वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो सके। अदरवाइज वो लॉ जो है बाउंस कर जाएगा, अदरवाइज सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपका लॉ जो है सिर्फ पुस्तकों में ही रखा रह जाएगा, लॉ बुक्स में ही रखा रह जाएगा। इसीलिए
moral sentiments of the society is important for an act to become a crime. ओके, तो मोरल सेंटिमेंट्स आपने टाइम के साथ देख लिया चेंज होते हुए। और अगर वहीं पे बात करें तो एक सेकेंड, हाँ, ये जो पब्लिक ओपिनियंस का चेंज होना है, पब्लिक ओपिनियंस का चेंज होते हुए आप कहाँ पे देख सकते हैं? जैसे पहले क्या था कि हिंदू में आप पॉलीगैमी कर सकते थे, एक हिंदू मेल जो है वो 2-3 वाइफ्स रख सकता था। बट क्या होता है कि हिंदू मैरिज एक्ट जब 1955 आता है तो चूंकि उस टाइम पे सोसाइटी का जो ओपिनियन था वो चेंज हो गया था कि नहीं, अब मतलब 2 वुमेन्स के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वुमेन्स को के साथ ये गलत हो रहा है। तो इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस करके नया एक्ट बना करके देख सकते हैं कि उसको हटा दिया गया, इरेडिकेट कर दिया गया। सोशल नेसेसिटीज़ ऑफ द टाइम, सोसाइटी का जो नेसेसिटी है उसको फुलफिल करना चाहिए, तो वो होगा मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे एक लाइन है जो कि अच्छे से इसको समझाता है मोरल सेंटिमेंट्स को। ए क्राइम ऑफ यस्टरडे मे बिकम ए वर्च्यू टुमारो एंड सो ऑल्सो ए वर्च्यू ऑफ यस्टरडे मे बिकम ए क्राइम टुमारो। मतलब क्या है कि हो सकता है कुछ चीज़ जो कि कल तक क्राइम थी वो आज अच्छा वरदान बन गई है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो कल तक वरदान थी, कल तक कुछ अच्छा चीज़ था, वो आज क्राइम बन गया है, ठीक है। जैसे इसके लिए तो एग्जाम्पल है कि पॉलीगैमी कल तक अच्छा था और उसके बाद सोसाइटी का जैसे जैसे चेंज हुआ, पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ, टाइम टू टाइम सोशल नेसेसिटीज़ बदल गई, उसके हिसाब से ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म है ना, ये सोसाइटी के चेंज को दर्शाता है और ये प्लेस को दर्शाता है कि प्लेस चेंज होगा, सोसाइटी के सेंटिमेंट्स चेंज होंगे, क्राइम का डेफिनेशन चेंज होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था कि क्राइम को डिफाइन करना। तो देखिए, एक बर्ट्रैंड रसल जो कि इंग्लिश राइटर हैं, आप लोग जानते होंगे, काफ़ी अच्छे राइटर हैं। मैंने उनका एक डेफिनेशन लिया है। ज़्यादा सारा डेफिनेशन पढ़ने से ये नहीं होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन एक ऐसा डेफिनेशन मैंने चूज़ किया है जिसके अंडर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्रिमिनल ऑफेंसेज आर बेसिकली द क्रिमिनल पॉलिसी, क्रिएशन ऑफ द क्रिमिनल पॉलिसी एडॉप्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब क्रिमिनल ऑफेंस उसको बोलेंगे जो उस किसी प्लेस के सोवराइन के द्वारा या फिर उस कम्युनिटी के पावरफुल लोगों के द्वारा जो क्रिमिनल पॉलिसी अपनाया गया है उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस बोलेंगे। उस पर्टिकुलर टाइम में मान लीजिए कि अभी एक कबीला है, ठीक है, उस कबीले में 50 लोग रहते हैं, ठीक है। 50 लोग में उसमें 2 लोग जो ऐसे हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि वो बाकी 48 को मतलब अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो वो उन 50 के लिए वो सोवराइन है, वो 50 में वो सोवराइन है, वो 2 पर्सन जो भी क्रिमिनल पॉलिसी बनाएंगे, मतलब जो भी एक सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे कि ये क्रिमिनल पॉलिसी है, अगर इसके अगेंस्ट आप कुछ करोगे तो आपको क्रिमिनल ऑफेंस बोलेंगे, मतलब उसको क्रिमिनल ऑफेंस बोलेंगे और उसके लिए पनिशमेंट होगा, ठीक है। और उस स्पेसिफिक टाइम में, क्योंकि टाइम चेंज होगा, हो सकता है वो कबीला बढ़ जाए, आदमी चेंज हो जाए, कुछ ऐसा हो, लेकिन स्पेसिफिक टाइम में। तो बर्ट्रैंड रसल क्या कहते हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस आर बेसिकली द क्रिएशन ऑफ द क्रिमिनल पॉलिसी अडॉप्टेड फ्रॉम time to time by those section of the society who are powerful or astute enough to safeguard their own security। मतलब कि जो सोवराइन है उसको अपना सिक्योरिटी पहले इंश्योर करना होगा कि आप सिक्योर हैं, तभी आप अपना जो है क्रिमिनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जैसा कि हम लोग जब क्रिमिनल लॉ आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अगर आप देखेंगे कि अगर सबसे बड़ा क्राइम, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्राइम क्या है, सबसे बड़ा अपराध क्या है, तो सबसे बड़ा अपराध देश के विरुद्ध, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के विरुद्ध जो
एक्ट किया जाता है वो सबसे बड़ा अपराध है। किसी क्रिमिनल पॉलिसी में सबसे बड़ा अपराध उसी चीज को माना जाता है कि जहां से उसका सोर्स है। मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया के केस में अगर देखें तो इंडिया जो है बीएनएस को इम्प्लीमेंट करवा रहा है, तो बीएनएस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको जो इम्प्लीमेंट करवा रहा है वो जिंदा रहे। अगर वो जिंदा रहेगा तभी तो फिर बीएनएस रहेगा, बीएनएस के अंदर प्रोविजंस रहेगा। अब रेप है, मर्डर है, एक्सटॉर्शन है, थेफ्ट है, जो भी सारा है, अगर बीएनएस ही नहीं रहेगा, बीएनएस रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, कोई रिकॉग्नाइज करने वाला ही नहीं रहेगा, तो फिर कहाँ से आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा क्रिमिनल पॉलिसी है और कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इसीलिए जो हम लोगों के किसी भी क्रिमिनल पॉलिसी में सबसे बड़ा जो क्राइम होता है वो किसी भी सोवरेन को आप इनसिक्योर करना ही सबसे बड़ा क्राइम होता है किसी क्रिमिनल पॉलिसी के अंदर, ठीक है। और उस सोवराइन के पास, बर्ट्रैंड रसल क्या कहते हैं कि उस सोवराइन के पास, उस स्टेट के पास इतना पावर होना चाहिए कि जब भी वो अपने स्टेट पर इन डेंजर फील करे, वो अपने पोजीशन पे इन डेंजर फील करे, तो वो उसको सप्रेस कर पाए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई स्टेट है, उसके अगर इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे कोई बात आती है, तो वो स्टेट इतना सुपीरियर जरूर होना चाहिए कि वो अपने इन्फीरियर्स को रिप्रेस कर सके, शांत कर सके, दबा सके कि आप उसके सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी और यूनिटी को नहीं खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ क्रिमिनल पॉलिसी ही वही है, ठीक है। काफ़ी कुछ मैंने एक ही डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट का जो क्रक्स है वो मिल रहा हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं कि क्या हम लोगों को समझ में आया ओवरऑल। तो हम लोगों को समझ में यही आया कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस सच ए डेफिनेशन ऑफ क्राइम as might be flexible enough to be true in all countries, in all ages, in all the times। मतलब हमको यही समझ में आया कि हम कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं बना सकते एग्जैक्टली जो कि इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो हर कंट्री में वैलिड हो, हर एज में वैलिड हो, हर टाइम में वैलिड हो। हर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, हर एज के अकॉर्डिंग चेंज होता है, हर कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट्स जो हैं कंट्रीज, एजेस और टाइम्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो चेंज होते रहता है। एक जगह कुछ दूसरा मोरल सेंटिमेंट्स अलग, कुछ दूसरा होगा। हाँ, जो स्टैट्यूट, जो लेजिस्लेचर ने फॉरबिडन बाय लॉ जो बनाया, लॉ जो चीज़ बनाया, वो हो सकता है सब जगह समान हो, बट वो लॉ बनेगा भी कैसे? जब मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी मैच करेगा उसके साथ तो बनेगा, अदरवाइज वो भी किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा हो तो एक बार बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको वीडियो में मज़ा आ गया। चलिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमको क्रिमिनल लॉ पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्राइम को समझने का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए? हम क्राइम को ऐसे समझेंगे कि इरेडिकेट डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम सोसाइटीज़ विच कॉजेज हार्म टू ए पर्टिकुलर सोसाइटी। मतलब अगर जैसे हम सोसाइटी में, हम इंडिया के सोसाइटी में रहते हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर सोसाइटी है उसमें डिसेबिलिटीज़ को इस टाइम पीरियड में कैसे ख़त्म किया जाए कि सोसाइटी बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। हर व्यक्ति को जो बेंथम में जो हम लोग जानते हैं कि पेन एंड प्लेजर की थ्योरी, मैक्सिमम प्लेजर दिया जाए और मिनिमम पेन दिया जाए टू द मास ऑफ द पीपल। जनहित में अच्छा कैसे कर सकते हैं? तो वी प्रपोजेस टू अडॉप्ट 2 वेज। यहाँ पे 2 वेज हैं, ठीक है। सबसे पहला, अगर क्राइम को आपको समझना है तो आप क्या कीजिए, क्राइम को सिविल और मोरल रॉन्ग से अलग कीजिए। क्राइम को सिविल और मोरल रॉन्ग से हम थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे दे रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कि क्राइम और सिविल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ये जो चीज़ है ना, ये क्राइम को सिविल और मोरल रॉन्ग से डिफरेंट बनाता है। कहीं पे ये जो 2 चीज़ें हैं, अगर आप इसको ध्यान में रखें, कहीं पे सिर्फ मोरल सेंटिमेंट्स है तो वो मोरल रॉन्ग्स हो जाएगा, और कहीं पे सिर्फ फॉरबिडन बाय लॉ है तो वो सिविल हो जाएगा, कहीं पे दोनों है तो वो क्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है कुछ। और क्राइम में एक और बात है कि हो सकता है कि वो मोरल सेंटिमेंट्स, क्राइम ऐसा चीज़ है कि हो सकता है कि वो मोरल सेंटिमेंट्स को भी हैम्पर ना कर रहा हो। जैसे
जो स्टेट है, जो सोवराइन है, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, उसको आप हटाने की कोशिश, उसकी इंटीग्रिटी पे खतरा है, तो ये सोसाइटी, क्योंकि वही सोसाइटी है, हाँ वो माना जा सकता है कि वो सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट्स पे हैम्पर कर रहा है। और सिविल में ऐसा है कि जो फॉरबिडन बाय लॉ है वो सिविल में आ जाएगा, और क्राइम के लिए दोनों होना चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ एज वेल एज रिवॉल्ट अगेंस्ट द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। एक तो ये बात है, सिविल, मोरल और क्राइम को अलग अलग कर लीजिए, अच्छे से आपको सब समझ में आ जाएगा। सेकेंड, दूसरा रास्ता क्या है कि वी शैल क्रिटिकली एग्जामिन ऑल द डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एमिनेंट क्रिमिनल जूरिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि हम लोग अगर एक मूल्यांकन करें उनके डेफिनेशन को, जो एक एमिनेंट जूरिस्ट, एमिनेंट क्रिमिनल जूरिस्ट, जो बड़े बड़े जूरिस्ट थे अपने टाइम के, अगर उनके डेफिनेशन को हम लोग कंसीडर करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम में, किसी एक स्पेसिफिक प्लेस में, क्योंकि क्राइम को तो उस पर डिपेंड किया, यूनिवर्सल एक डेफिनेशन बनाया नहीं जा सकता है, तो अगर हम लोग लिमिट करते हैं कि एक स्पेस जैसे इंडिया है, तो इंडिया को बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीनल लॉज अगर हम लोगों को देना है, अगर क्राइम को डिफाइन करना है बेस्ट, तो हम लोग किस तरीके से कर पाएंगे? अगर हम लोग इंडिया के किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के जूरिस्ट के डेफिनेशन को उठा के देख लेंगे तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पे एग्जैक्टली क्या चीज़ क्रिमिनल ऑफेंस होगा। तो दो तरीका है, या तो क्राइम, सिविल और मोरल तीनों को अलग अलग कर लीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि किसी एक एमिनेंट जूरिस्ट को स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक कंट्री के अंदर देख लीजिए कि वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं क्राइम को, तो इससे हम लोगों को मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा, है ना। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, हम इतना उम्मीद नहीं किए थे। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही करेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन मोरल, सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग्स, मतलब मोरल रॉन्ग्स क्या है, सिविल रॉन्ग्स क्या है और क्रिमिनल रॉन्ग्स क्या है। अगर आपको वीडियो में क्रक्स मिला हो, मज़ा आया हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज आप परेशान ना हो, लाइक ना करें। अगर ऐसा ही कंटेंट और चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल मेक यू ए क्लियर image of crime and criminal offenses. Thank you for watching this video. That's all for the day.